everyone, welcome to Vyas IAS. So today is your day 16. I hope आप लोगों ने ये questions attempt करने की कोशिश की होगी. मेरे पास आए हैं कुछ बच्चों के आंसर्स. आई हैव सीन दैट काफ़ी मतलब ट्राई किया बच्चों ने, कोशिश की कि अच्छा आंसर्स लिख पाएँ एंड इवन कुछ के आंसर्स अच्छे भी थे. ओके बट जिन बच्चों ने नहीं भेजा, जिनको डर लग रहा था आंसर्स भेजने में कि मैम जज करेगी एंड ऑल, देखिए जज करने की कोई बात नहीं है. अभी आप लोग स्टार्टिंग फेज़ में हैं तो आई वॉन्ट यू टू कि प्रैक्टिस करें और मैं आपके आंसर्स रिव्यू करूँ सो दैट आपको वो हेल्प करे. ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको जब लिखना है तब आप ये नहीं सोच सकते कि यार सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा. लिखना तो पड़ेगा आपको. आप लिखिए, क्योंकि जितना जल्दी आप लिखेंगे ना, जितना बिना डरे आप लिखेंगे ना, उतना जल्दी आप सीख पाएंगे और उतना आगे आप पहुंच पाएंगे. अगर आप डरते रह जाओगे तो फिर कभी नहीं लिख पाओगे. ये बात ध्यान रखिएगा. और अगर आपको ये लगता है कि यार मैं परफेक्ट आंसर ही लिखना चाहता हूँ, परफेक्ट आंसर ही भेजूँगा मैम को, नहीं तो नहीं भेजूँगा, तो मैं आपको बता दूँ परफेक्ट आंसर कभी नहीं होगा. हो सकता है मेरा आंसर बहुत बेसिक लगे आपको, आप और सोचें कि कोई बच्चा हो इससे अच्छा आंसर लिखे, बट परफेक्ट कभी नहीं होता. जो भी आप लिख रहे हो, चाहे इतना ही लिख रहे हो, बट वो इतना भी आप लिख रहे हो तो उसको भेजिए कि वो रिव्यू होए आपका आंसर. दैट इज़ मस्ट. एंड इवन हम लोग तो आपसे कोई चार्जेस भी नहीं ले रहे रिव्यू करने के, तो आपको भेजना बहुत ज़रूरी है. आप भेजिए मुझे आंसर्स, इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, आई विल रिव्यू देम. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 3 पॉलिटी क्लास 7th. पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू पीपल हु आर MLAs बिकम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स. हालांकि ये क्वेश्चन हमने लेक्चर में ही रिवाइज़ कर लिया था कि किस तरीके से जो MLA बनते हैं, उन MLA में से कौन चीफ मिनिस्टर्स और कैसे मिनिस्टर्स डिसाइड होते हैं, वो कैसे होगा. ठीक है, कैसे लोग बनाते हैं या ये सब चीज़ें हमने देखी थी. हमने देखा था कि गवर्नर होते हैं, जो गवर्नर कौन होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको भेजती है अपॉइंट करके, वो आते हैं. MLAs इन आपस में जितने भी MLAs है पर्टिकुलर स्टेट के, उनसे पूछती है कि यार कौन इनमें से CM बनना चाहता है और कौन बाकी मिनिस्टर्स, और उनके जो भी वो डिसाइड करते हैं आपस में MLAs सारे मिलके कि ये चीफ मिनिस्टर बनेगा, ये मिनिस्टर बनेगा, वो बन जाता है और गवर्नर फाइनली उनको अपॉइंट कर देता है एज दी CM और दी अदर मिनिस्टर्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट. ठीक है, इस तरीके से हमने पढ़ा था. सेम चीज़ मैंने यहाँ लिख के दी है. मैं देखना चाहती थी आप लोग लिखते कैसे सेम आंसर को जो मैंने पढ़ाया है. ठीक है, सो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि आफ्टर स्टेट इलेक्शंस द पॉलिटिकल पार्टी और कोलिशन दैट विंस द मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म द गवर्नमेंट. कि भाई इलेक्शंस होने के बाद जो भी पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी बना लेती है लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसी की सरकार बनती है. जैसे हमने अपने एग्जाम्पल में देखा था कि बीजेपी की 44 सीट्स आई तो बीजेपी जीत गई और बीजेपी गवर्नमेंट बन गई उस पर्टिकुलर स्टेट में. यही हमने देखा था. हमने कोलिशन वाला पार्ट मिस कर दिया था. आई थिंक कि कोलिशन क्या होता है. कोलिशन देखिए क्या होता है ना, कि कई बार ऐसा होता है कि रूलिंग पार्टी हो सकता है कि एक सिंगल पार्टी ना हो. मतलब कि लेट्स से बीजेपी भी मान लेते हैं 30 सीट्स लेके आ रहा है और INC भी 30 लेके आ रहे हैं और बाकी के 8 हैं वो कोई अदर है. तो कई बार ऐसा हो गया ना कि रूलिंग पार्टी भी है और INC, तो रूलिंग पार्टी ज़रूरी नहीं एक सिंगल पार्टी, बल्कि 2 पार्टीज़ है जिनको सेम मिल गए, तो उस टाइम पे कोलिशन बन जाता है. ठीक है, तो वो भी उस केस में इलेक्शन जीत गए हैं. ऑफकोर्स सी बात है, क्योंकि दोनों की बराबरी हो रही है, तो उसको बोला जाता है कोलिशन. ठीक है, ये लिख लीजिएगा आप नोट्स में, कोलिशन क्या होता है. नोट्स में नहीं लिखा था. ठीक है, तो उसमें आप ऐड कर लीजिएगा. मैं डिक्टेट कर देती हूँ एक बार. इसमें आप ये लिख लीजिए, आपकी बुक में भी दे रखा है डेफिनेशन, कि एट टाइम्स द रूलिंग पार्टी मे नॉट बी अ सिंगल पार्टी बट अ ग्रुप ऑफ पार्टीज वर्किंग टुगेदर. दिस इज कॉल्ड अ कोलिशन. ठीक है, ये बात समझ आ गई. द इलेक्टेड MLAs ऑफ द विनिंग पार्टी, जो भी विनिंग पार्टी होती है उसमें जो इलेक्ट हुए हुए MLAs है, जैसे हिमाचल प्रदेश के एग्जांपल में टोटल 68 MLAs थे, उनमें से एक लीडर चूज़ किया जाएगा. वो लोग आपस में डिसाइड करेंगे कि किसको बनाना है चीफ मिनिस्टर. ठीक है, एंड वो गवर्नर आके उनको अपॉइंट कर देंगे. ठीक है, द CM देन सेलेक्ट्स अ टीम ऑफ MLA. फिर जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा वो बाकी के टीम में से, उन्हीं 68 में से डिसाइड करेगा कि बाकी के कौन कौन से मिनिस्टर्स बनाने हैं बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस के बेसिस पे, सीनियरिटी के बेसिस पे और कुछ पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के बेसिस पे वो उनको बाकी के मिनिस्टर्स अपॉइंट कर देगा. हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, इस तरीके से. ठीक है, फिर गवर्नर फाइनली अपॉइंट कर देता है वो मिनिस्टर्स को चीफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन पे. जो भी CM ने बोला कि ये मिनिस्टर्स बनेंगे, तो गवर्नर फाइनली उनको अपॉइंट कर देता है कि ये इस स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, ये स्टेट का वो वाला हेल्थ मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है, इस तरीके से. सो टुगेदर द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स, तो जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं प्लस बाकी के जो मिनिस्टर्स होते हैं, सारे मिलके क्या, इनको हम क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं. ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है कि उस पर्टिकुलर स्टेट को वो डिसीजंस वगैरह जो होंगे उस पर्टिकुलर स्टेट में जो भी डिसीजन लेने उन सब पे डिसीजंस लेते हैं. पूरी स्टेट को संभालने का काम इनका होता है.
ऑल मिनिस्टर्स मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबली। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो MLAs बने हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ अदर मिनिस्टर हम लोग MLAs जो होते हैं ना उसके अलावा भी कई बार इलेक्ट हो जाते हैं, मतलब 68 के अलावा किसी और को ही कई बार ऐसा होता है कि एक्स पर्सन को हमने बोल दिया कि ये बनेगा ये वाला मिनिस्टर। तो ऐसा भी कई बार होता है। तो अगर ऐसा हो रहा है हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ये नहीं हुआ इस तरीके से अगर हो रहा है तो इसको इलेक्शंस करवा के उसको 6 महीने के अंदर अंदर वापस जितवाना पड़ता है सो दैट वो उसका पार्ट हो जाए। ठीक है, क्या बोला मैंने कि अगर जस्ट इन केस उस 68 के अलावा कोई मिनिस्टर बन रहा है तो बन सकता है, बट उसके 6 महीने के अंदर अंदर उसको वापस एक इलेक्शन लेना पड़ेगा उस बंदे को और उसको वो इलेक्शन में जीतना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गई बात? ये मैंने यहाँ लिख रखा है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास था, इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, जब सरकार काम करती है एक्सप्लेन करना है आपको डिफरेंस बिटवीन बीइंग एन MLA, कि एक MLA अगर है, सरकार मतलब जो भी एक काम करे तो MLA का क्या काम है, और एक MLA जो मिनिस्टर भी है, यानी कि हमें बताना है कि MLA का क्या काम है सिंपल सी भाषा में, और दूसरा हमें बताना है कि MLA अगर मिनिस्टर भी है तो उसका क्या काम है। ठीक है, तो अगर देखिए सिर्फ MLA है तो MLA का काम क्या है, रिप्रेजेंट करना पीपल ऑफ अ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट असेंबली। वो जिस भी जगह से, जैसे हिमाचल प्रदेश में मान लेते हैं ये वाली डिस्ट्रिक्ट से जीता है तो इस डिस्ट्रिक्ट का एक MLA होगा, तो उस डिस्ट्रिक्ट का उसका काम है कि लोगों की सुनना, जो भी है अपनी स्पेसिफिक अपनी पर्टिकुलर एरिया में जो भी लोगों की चीज़ है उसको सुनना और उनको रिप्रेजेंट करना। ठीक है, उनके इश्यूज़ को ध्यान में रखना। तो देयर प्राइमरी जॉब इज़ टू रेज इशूज़ विच इज़ अफेक्टिंग देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो भी उनके एरिया में उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी काम है जो भी इशू है उसको लेके उसको सॉल्व करना, लोगों के साथ डिबेट में पार्टिसिपेट करना, वोट ऑन लॉज एंड पॉलिसीज़ ऑल्सो। ठीक है, ऑल्सो इनका काम क्या है, इन होल्डिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल बाय क्वेश्चनिंग इट्स एक्शन एंड पॉलिसीज़। ठीक है, कि गवर्नमेंट को बताना कि हमने ये काम किया और उसके कितने एक्शंस वगैरह रहे, ये सब तरीके की चीज़ें भी इसमें रहेगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई MLA की। भाई MLA का काम क्या है, उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के काम को संभालना। ठीक है, और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होना। अब बात करते हैं, अगर वही बंदा MLA है और वही मिनिस्टर भी है तो उसके पास कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी संभालने के अलावा। जैसे कि अगर वो मिनिस्टर है तो उनका ये भी काम है कि वो, मतलब ऑब्वियसली बात है, दे आर दी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, जैसे कि जिस भी मिनिस्ट्री के वो जिस भी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स बने हैं, जैसे अगर एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट संभालेंगे, हेल्थ के हैं तो हेल्थ का संभालेंगे, ट्रांसपोर्ट के तो ट्रांसपोर्ट का संभालेंगे। तो उनके पास MLA के अलावा उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को संभालने का भी काम होगा। मिनिस्टर्स क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं पॉलिसीज़ को, अपने अपनी डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग को भी देखते हैं, ये सारे काम उनके होते हैं। अनलाइक रेगुलर MLAs, मिनिस्टर्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व। जैसे MLAs वगैरह इतना इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि मिनिस्टर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में वो क्या करें, एग्जीक्यूशन करें, एंड दे आर अकाउंटेबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ देयर मिनिस्ट्री, कि उन्होंने क्या काम किया। सिंपल भाषा में हम ये कहेंगे कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो ऑफकोर्स ही बात है MLA तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना। ऑल द मिनिस्टर्स आर MLA। अभी हमने बोला ना कि MLA में से ही तो बनते हैं मिनिस्टर्स, तो मतलब यानी कि सारे मिनिस्टर्स MLA तो होंगे ही, बट ज़रूरी नहीं है कि सारे MLAs मिनिस्टर्स बने। ऑफकोर्स ही बात है ना, 68 में से कुछ ही तो लोग MLA वो बनेंगे मिनिस्टर्स, तो नॉट ऑल MLAs आर मिनिस्टर्स। ठीक है, मिनिस्टर्स के बाद लेजिस्लेटिव काम भी और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ का भी काम है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या पर्पस है, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठाई जाती है, एंड हाउ डज प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्प यू गेट इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाट गवर्नमेंट इज़ डूइंग। और आपको कैसे पता लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि यार क्या काम सरकार कर रही है। ठीक है, सो पर्पस अगर हम बात करें प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो यही है कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देना। एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस है, वो बैठती है और अपने इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है पब्लिक को। ठीक है, शेयर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विद द पब्लिक थ्रू दी मीडिया। मीडिया के थ्रू, क्योंकि मीडिया वाले होते हैं, मीडिया वाले आते हैं पब्लिक के ग्रीवेंसेस लेके इनको बताते हैं, ये लोग उनके आंसर्स करते हैं और पब्लिक टेलीविजन के थ्रू और न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू देख लेते हैं। तो यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का काम क्या है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बैठे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स बैठे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बैठे हैं जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं पब्लिक के साथ मीडिया के थ्रू। इट अलाउज देम टू कम्युनिकेट, अपडेट, पॉलिसीज़ अनाउंस करना, डिसीजंस एक्सप्लेन करना और इवन कुछ इश्यूज़ अगर हैं तो उसको क्लैरिफाई करना, ये सारे काम उनके होते हैं। सो प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा क्वेश्चन हमारा था कि किस तरीके से वो हेल्प करते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन मिले कि सरकार क्या काम कर रही है। तो वही है ना यार, हमें डायरेक्टली पता लग रही है इन्फॉर्मेशन। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्प यू गेट इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाट द गवर्नमेंट इज़ डूइंग बाय प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एक्सेस टू अनाउंसमेंट, क्योंकि
डायरेक्टली लाइव चल रहा है ना, वो जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है वो लाइव चल रही है, तो हमें पता लग रहा है कि यार क्या चल रहा है, क्या अनाउंसमेंट हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से, क्या एक्सप्लेनेशन वो सरकार दे रहा है उस चीज़ पे। जर्नलिस्ट आस्क कर सकती है क्वेश्चन ड्यूरिंग दीज इवेंट्स। ऑफ कोर्स ये बात आपको पता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्नलिस्ट के पास राइट्स है कि वो पूछे, पब्लिक के क्वेश्चंस भी वो लेके जाते हैं कि वो क्वेश्चंस पूछे, विच इंश्योर्स दैट इंपॉर्टेंट डिटेल्स आर एड्रेस एंड पोटेंशियल कंसर्न्स आर क्लैरिफाई। ठीक है, दिस इंटरेक्शन हेल्प्स होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। इससे क्या होता है, गवर्नमेंट के पास अकाउंटेबिलिटी बन जाती है कि वो आंसर्स दे, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करें क्योंकि लाइव चल रहा है, कीप सिटीजन्स इन्फॉर्म्ड अबाउट डिसीजन एंड इम्पैक्ट देयर लाइफ। ठीक है, समझ आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है, वाई शुड डिसीजंस टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर्स। क्यों जो चीफ मिनिस्टर डिसीजंस लेती है और बाकी के मिनिस्टर्स डिसीजन लेती है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट किया जाए, क्यों उस बारे में चर्चा होनी चाहिए कि जो मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर डिसीजन ले रहा है वो अदर मिनिस्टर्स को पता है, अदर मिनिस्टर्स जो डिसीजन ले रहे हैं वो चीफ मिनिस्टर को। यार सिंपल सी बात है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए ना, कि पता हो कि कौन क्या काम कर रहा है और कर रहा है नहीं कर रहा है, एटलीस्ट बता देंगे काम कौन क्या कर रहा है तो बाद में हम पूछ सकते हैं अगर नहीं भी हुआ तो काम। तो decisions taken by the chief ministers and other ministers should be debated in the legislative assembly to ensure accountability, transparency and fairness. ऑफ कोर्स ही बात है। द असेंबली रिप्रेजेंट द पीपल। असेंबली किसको रिप्रेजेंट कर रही है, लोगों को ही तो रिप्रेजेंट कर रही है। सो डिबेटिंग डिसीजंस अलाउ इलेक्टेड एमएलए टू क्वेश्चन, एनालाइज एंड क्रिटिक द गवर्नमेंट एक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट. It ensures that policies are thoroughly examined and that their benefits, drawbacks and impacts are fully understood. कि वही ये इंश्योर करते हैं कि जो भी पॉलिसीज़ लगाई जा रही है, जो भी पॉलिसीज़ आ रही है उसके प्रॉपर क्या बेनिफिट्स आ रहे हैं, क्या फ़ायदा कर सकता है, क्या ड्रॉबैक्स है, क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो सब समझ आ जाए लेजिस्लेटिव असेंबली में जब बैठे हैं सारे मिनिस्टर्स वगैरह, और पता लग जाए कि हाँ ये सब चीज़ें की जा रही है. डिबेट ऑल्सो प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर अपोजिंग व्यूज़. अगर किसी दूसरी अपोजिशन पार्टी बैठी है तो वो भी अपने अपोजिंग व्यू बताए कि नहीं, अगर आपने इनके बारे में नहीं सोचा, मतलब दो लोग मिलकर एक डिबेट कर रहे हैं ना, एक बता रहा है पॉजिटिव साइड तो दूसरा उसको पॉइंट कर सकता है यार ये चीज़ पे आपने ध्यान नहीं दिया. ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि डिबेट हुए. दिस प्रोसेस स्ट्रेंथन्स द डेमोक्रेसी बाय मेकिंग द गवर्नमेंट आंसरेबल टू द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. ठीक है, समझ आ गई बात. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वर्क दैट एमएलएज डूज इन द असेंबली एंड द वर्क डन बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. देखो डिफरेंस बताना है कि जो एमएलए का काम होता है उसमें क्या डिफरेंट है और जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट काम करते हैं, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट का क्या काम है तो उसमें क्या काम करे, दोनों के कामों में क्या फ़र्क है. देखो यार काम में तो फ़र्क है बट दोनों काम एक दूसरे से रिलेटेड है. किस तरीके से, जैसे अगर हम बात करते हैं कि एमएलए का क्या काम है असेंबली में, तो एमएलए बेसिकली आपको पता है, मैंने अभी बताया कि पीपल को रिप्रेजेंट करती है, डिबेट करती है, लॉ पॉलिसी एंड गवर्नमेंट डिसीजंस में पार्ट करती है. ठीक है, कोई भी इश्यूज़ है उनके खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में तो उस इश्यूज़ के ऊपर देखती है, बजट डिस्कस करती है अपने स्टेट का. ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई क्वेश्चन किया तो उस पर इंश्योर करना कि मतलब ढंग से बता पाए, उनको अकाउंटेबल हो पाए. सो देयर रोल इज़ टू प्रोवाइड ओवरसाइट एंड इंश्योर कि पब्लिक वेलफेयर उनके नज़र में रहे. एमएलए का काम है उनकी स्टेट खुश रहे, उनसे उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज खुश रहे. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का क्या काम है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का काम ये है कि इंप्लीमेंट करना जो भी डिसीजन एंड पॉलिसी सरकार ने दी है. हर डिपार्टमेंट के ऊपर एक मिनिस्टर होता है जो ऑफकोर्स ही बताया कि एमएलए है, एंड उनके अंदर एक सिविल सर्वेंट भी होता है, यानी कि एक आईएएस ऑफिसर भी होता है. ठीक है, तो ये है कि भाई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का क्या काम है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का काम है कि जो भी डिसीजंस वगैरह लिए गए उनको इंप्लीमेंट की जाए उनके डिपार्टमेंट में. ठीक है, उनके डिपार्टमेंट में एक हमेशा हेड होता है जो एक एमएलए हेड होता है, और दूसरा एक उनको कौन मैनेज करता है, एक सिविल सर्वेंट मैनेजमेंट करता है, सिविल सर्वेंट मैनेज करता है. डिपार्टमेंट कैरी आउट डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी डे टू डे वर्क होता है उन सबको हैंडल करना, जैसे रोड बिल्ड करना, रनिंग स्कूल, प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर एंड इंश्योरिंग लॉ एंड ऑर्डर, इन सब का काम होता है डिपार्टमेंट का. तो एमएलए इन द असेंबली फोकस ऑन डिबेटिंग एंड मेकिंग डिसीजंस लेने में और डिबेट करने में, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का काम है उन डिसीजंस को एग्जीक्यूट करना. यानी कि हमें ये समझ आया कि एमएलए का काम क्या है, पॉलिसीज़ को बनाना, डिसीजन लेना, और अपना जो सरकार है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनका क्या काम है कि उन पॉलिसी के डिसीजन को एग्जीक्यूट करना. कोई इम्प्लीमेंट भी तो करेगा, एग्जीक्यूशन का काम किसका हो गया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का. ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे, समझ आए होंगे. और मेरे को अभी भी यही बात बोलनी है कि अगर आप लोगों ने आंसर्स लिखे हैं तो प्लीज़ आप ट्राई करिए, एक बार भेज दीजिए कि मुझे हो सकता है एक डिफरेंट ओपिनियन देखने को मिले. इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए. बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट टारगेट के साथ. सो गुड नाइट, टेक केयर.